नमस्कार हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube लर्निंग चैनल ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपको इमेज दिख गया होगा और आपने इस इमेज को रीड आउट भी किया होगा कि आज की इस क्लास में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो जानकारी है ही। अदरवाइज जो बच्चे पहली बार हैं जुड़ रहे हैं, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको हम एक बात बता देना चाहेंगे कि अगर वो कक्षा 10वीं में है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड से हों, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 में हैं, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बड़ा ही वैल्यूएबल है, बड़ा ही मूल्यवान है। ठीक है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको घर बैठे जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है शिक्षा का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें इस समय हम जो है विज्ञान कक्षा 10 में विज्ञान साइंस को टीच आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में केमिस्ट्री का महाबोधि बैच चल रहा है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो आप कक्षा 10 में हैं, अगर आप विज्ञान को रटना नहीं समझना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, विज्ञान में अच्छे नंबर भी आपको लाने हैं, विज्ञान से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातों को भी आपको सीखना है, जानना है, और पढ़ाई को बोरिंग ना समझ के पढ़ाई के प्रति आपको इंटरेस्ट अपने जगाना है और एंजॉयमेंट भी करना है, तो एक बार पूरे वीडियो को अवश्य देखें और इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। चलिए अच्छा देखते हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या रीड आउट करना है। तो देखें, चैप्टर 1 है, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 1 और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी 11 लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, उन क्लासेस को नहीं देखा है, सबसे पहले वो देखें, इसके बाद इन क्लासेस को अटेंड करें। देखें, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने टोटल जो है 6 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को पढ़ लिया है बारी बारी से। योगात्मक अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं और द्विविस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था अपघटन अपक्रियाएं, और कल की क्लास में हमने देखा अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अपक्रियाओं के बारे में। ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड परीक्षा में आपकी ये सभी अपक्रियाओं के टाइप्स पूछे जाते हैं, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं और इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्लास को डिजाइन किया है, सरल से सरल शब्दों में परिभाषा और साथ ही साथ उनके बेहतरीन उदाहरण। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमें रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में पढ़ना है। 2 टाइप की रासायनिक अपक्रियाओं को, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं और एक ऊष्माशोषी अपक्रियाएं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस अपनी बेहतरीन क्लास को। देखें, इससे पहले हम आज का अपना एक बेहतरीन सा थॉट देख लेते हैं जो बच्चों को शिक्षा के प्रति थोड़ा जागरूक करे। देखो, ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस की ओर से आज का बेहतरीन विचार देखो, क्या कह रहे हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल जो है बहुत मीठा होता है। शुरुआत में आपको पढ़ाई और अभ्यास करना बहुत कठिन और उबाऊ लग सकता है। ये ऊपर वाली लाइनें क्यों लिखी गई? ऊपर वाली लाइनें इसलिए लिखी गई हैं कि आज के समय का जो बच्चा है, अबोध बच्चा है, जिसे शिक्षा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, शिक्षा का उसके जीवन में क्या महत्व है, जब तक उसका जीवन है, हमारा जो जीवन है, उसमें शिक्षा का क्या रोल है, तो उस रोल से अनभिज्ञ होता है एक अबोध बच्चा। तो उसी को हम पर डे यहाँ पर कुछ ना कुछ थॉट्स लेके आते हैं ताकि वो शिक्षा के महत्व को भी समझ सके। तो ऊपर इसमें ये लिखा है, शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ाई को एक जो है बोरिंग मतलब एक समझते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई क्यों बनाई गई। ठीक है, और अभ्यास करना उनको बहुत ही कठिन और उबाऊ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन जब आप इसके परिणाम स्वरूप सफलता मिलती है तो इससे आपका पूरा जीवन ही खुशहाल हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि आज आपको पढ़ाई कठिन लग रही है, उबाऊ लग रही है, ठीक है, आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो आगामी भविष्य है वो आपका जो है बनते बनते बिगड़ जाएगा। लगातार जो है पढ़ाई करते रहें। पढ़ना लिखना जो है इस उम्र में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है कि 5 वर्ष की आयु से 25 वर्ष की आयु जो होती है वो एक बच्चे के लिए एजुकेशन की आयु होती है। हर एक बच्चे को इस एज में पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके ये जो 25 साल हैं पढ़ाई के, एजुकेशन के, ये आपके जो है मानसिक विकास को, आपके स्वयं के विकास को जो है प्रोत्साहित करते हैं। इस एज में आप जो भी सीखते हैं आगे आने वाले समय में इसका आप प्रॉपर यूज कर पाते हैं अपने समाज में, अपने घर में, अपने कोई भी बिजनेस में, ठीक है, अपने किसी भी रिश्ते में। हर तरीके से आप जो है एजुकेशन के माध्यम से जो भी सीखते हैं वो सब आप चीजें अपने जो है कहीं ना कहीं लाइफ में यूज कर पाते हैं। चलें, अच्छा कैसा लगा आज का ये थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर हम आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, इन अपक्रियाओं को समझने से पहले अपनी तरफ से हम कुछ बातें बता देना चाहेंगे बच्चों। उन रिएक्शंस को सबसे पहले आप समझ लें। देखो, फिर हम इन बातों पे आते हैं। देखो, ऊष्मा किसी भी रासायनिक अपक्रिया में या तो ऊष्मा लगती है या ऊष्मा निकलती है। जैसे मान के चलें हम यहाँ पे लिखे, मतलब कोई एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से पहले हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को केयरफुली सुनेंगे, ठीक है, मन को एकाग्र करके। कोई भी एक रासायनिक अपक्रिया है, पर्टिकुलर रिएक्शन जो है हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम इस अपक्रिया के रूप में एक उदाहरण लिए ले रहे हैं। ए और बी दो अभिकारक अणु हैं, आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट सी दे रहे हैं। अब इस अपक्रिया में दो, मतलब जो है ऊष्मा के आधार पर चीजें हो सकती हैं। या तो इस अपक्रिया में ऊष्मा लगेगी, या तो बच्चों इस अपक्रिया में ऊष्मा लगेगी, ठीक है। मतलब जब ये अपक्रिया होगी तो इस अपक्रिया में हमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ेगी, ऊष्मा लगेगी। या एक हमारे सामने एक कंडीशन ये हो सकती है कि या इस अपक्रिया में ऊष्मा, हीट, ऊर्जा निकलेगी। बात को समझते रहना बच्चों, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से चीजों को आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है चीजों को, ठीक है। तो एक हमारे सामने एक रासायनिक अपक्रिया है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया XYZ, कोई भी रासायनिक अपक्रिया ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रासायनिक अपक्रिया ये ले ली, जिसमें ए और बी दो अभिकारक अणु हैं, आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट सी दे रहे हैं। अब इस अपक्रिया के लिए बच्चों दो बातें हो सकती हैं। या तो इस अपक्रिया में ऊष्मा लगेगी, अगर ये अपक्रिया होगी तो इसमें ऊष्मा लगेगी, ठीक है। अगर या एक बात कंडीशन ये हो सकती है कि दूसरी कंडीशन में या तो इस अपक्रिया में ऊष्मा निकलेगी जब ये अपक्रिया हो जाएगी। तो अगर इस अपक्रिया के लिए, इस अपक्रिया को होने के लिए बाहर से ऊर्जा लगानी पड़े, ठीक है, तो ऐसी अपक्रियाएं बच्चों कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इन अपक्रियाओं में ऊष्मा लग रही है, और जिन अपक्रियाओं में अपक्रिया के परिणाम स्वरूप, अपक्रिया होने के पश्चात, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, उनको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं इनको कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इंग्लिश में इनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चा आसानी से इन चीजों को समझ पा रहा होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में बाहर से ऊष्मा लग रही है, ठीक है, क्रिया होने के लिए, तो ऐसी क्रियाओं को ऊष्मा शोषी क्रिया कहेंगे, एक्टोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और अगर ऊष्मा निकल रही है तो ऐसी क्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी क्रियाएं कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो इन्हीं दोनों क्रियाओं के बारे में आज की हमें इस क्लास में डिस्कस करना है, इनकी बेहतरीन परिभाषा और बेहतरीन उदाहरण, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलें, अच्छा आ जाओ। अब हमारे लिए चीजों को समझाना आसान हो जाएगा। देखो पढ़ते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, इंग्लिश में इनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखें सरल शब्दों में परिभाषा है ये, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ ऊष्मा, गर्मी या ऊर्जा, ठीक है, गर्मी या ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इस क्रिया में बर्तन गर्म हो जाता है। क्या समझे बात को? कहने मतलब ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें होने के लिए बाहर से ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं। हाँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप या उत्पाद बनने के पश्चात या रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात ऊष्मा या गर्मी बाहर निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभी हम इसका एक बेहतरीन उदाहरण देंगे, मतलब दैनिक जीवन का, तो हर एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, अगर नहीं किया है तो वो स्वयं कर भी लेगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा या गर्मी बाहर निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, और इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ये अभिक्रियाएं जिस भी पात्र में, जिस भी बर्तन में, जिस परखनली में कराई जाती हैं, तो वो परखनली गर्म हो जाती है। भाई जब ऊष्मा या गर्मी बाहर निकलेगी तो जो पात्र होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलें, अच्छा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीजों को मिस्टेक किया गया है, जैसे ऊर्जा यहाँ पे सुधार कर लेना, ऊर्जा कर लेना, और यहाँ पे बर्तन। ठीक है, चलें, अच्छा बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखें बच्चों, इसका बेहतरीन उदाहरण, प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। ठीक है, घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस या मीथेन को जब जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसका ये रासायनिक समीकरण है बच्चों, ध्यान दो कि जब ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस को जब जलाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या जब मीथेन जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो ये CO2 और H2O बनाती है, और इस कंडीशन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि जब मीथेन गैस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो ये CO2 गैस तथा मतलब H2O यानी कि जल बनाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है ऊर्जा यानी कि हीट निकलती है। इसमें क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा, ऊष्मा, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण हो गया। क्यों? क्योंकि जब मीथेन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो इसका CO2 और H2O में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, ऊर्जा, गर्मी या ऊष्मा, जो भी कह पाओ तीनों में से, ऊर्जा कह लो, गर्मी कह लो, ऊष्मा कह लो, तो ये बाहर निकलती है। इसीलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बेहतरीन उदाहरण है। चलें आप बच्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें अगला उदाहरण देखें, बिना बुझे हुए चूने कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया। ये बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, प्यारा सा उदाहरण है, इसका बच्चों प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। देखो इस क्रिया को समझें। देखो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम क्रिया जल के साथ कराते हैं H2O के साथ, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस यहाँ पर S ऊष्मा निकलती है। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा यानी कि हीट निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा यहाँ पर निकलती है। ठीक है, समझे बात को? तो ये एक जानी पहचानी रिएक्शन है। आप ये मान के चलें कि जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि दीपावली के टाइम पर या घरों में जब शादियां वगैरह होती हैं, तो घरों में पुताई करने के लिए चूना आता है बच्चों। क्या आता है? चूना, कलई जिसको कहते हैं, चूना। तो ये हमारा नॉर्मली चूने का फार्मूला है, ये चूना है। चूने का फार्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड।
तो कैल्शियम ऑक्साइड को, चूने को जब हम बाजार से खरीद के लाते हैं और एक बाल्टी में, बाल्टी स्पेशली हमारी लोहे की या स्टील की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए अभी खुद पता लग जाएगा, या किया होगा ये प्रयोग तो स्वयं जानते हैं। तो उस चूने को लाके, कैल्शियम ऑक्साइड को लाके हम जो है पानी में डाल देते हैं, भिगो देते हैं। तो हम देखते हैं कि चूना उत्तम क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है, तो कुछ समय पश्चात, आधा घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद वो खोलने लगता है और जो हमारी बाल्टी होती है वो एकदम गर्म हो जाती है। चूना जितना उत्तम क्वालिटी का होगा, शुद्ध होगा, उतना ही तेजी से वो एकदम जो है खौलने लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे नीचे से कोई चीज इसको, मतलब बाल्टी को जलाया जा रहा है, गैस पे इसको गर्म किया जा रहा है और बहुत तेजी से चूना खौलता है। और इसमें ये जो पानी होता है, बहुत सा पानी भाप बन के भी उड़ता है। अगर आप उसमें हाथ लगाएंगे, हाथ डाल देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, अगर आपने इस कैल्शियम ऑक्साइड चूने को प्लास्टिक की बाल्टी में भिगो दिया तो प्लास्टिक की बाल्टी जो है वो पिघल जाएगी, ठीक है। इतना गर्म हो जाएगा, इतना ये हीटअप हो जाएगा। अब समझ पा रहे होंगे। तो भाई ऐसा क्या हो गया, भाई कैल्शियम ऑक्साइड को हम बाजार से लेके आए थे, ठंडा था, कोई दिक्कत नहीं थी। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने जल में डाला तो उसमें एकदम जो है वो खौलने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो ये अक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अक्रिया का बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। इसमें ऊष्मा निकलती है। अगर जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो वो घर पे जो है ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये चूना है, इसको कहते हैं बच्चों बुझा हुआ चूना। कुछ समय पश्चात जब ये पूर्ण रूप से क्रिया हो जाती है तो सब पानी जितना होता है वो सब उड़ जाता है वायुमंडल में, ठीक है। और कुछ जो है इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो बाद में पाउडर जैसा सफेद सफेद रह जाता है, उसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक। इसी का उपयोग फिर हम पुताई में, दीवारों में पुताई में कर लेते हैं। और बाद में फिर भी हमारी ऊष्मा तो निकलती है, सब इसमें वायुमंडल में उड़ जाती है, जल के अणुओं के साथ निकल जाती है, वायुमंडल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये अक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी अक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। दैनिक जीवन से रिलेटेड अक्रिया है, हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है और याद रख सकता है इस अक्रिया को। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अच्छा अब आ जाओ इसके बेहतरीन उदाहरण पे। देखो, बुझे हुए चूने की जल के साथ क्रिया। जब बाजार से लाए गए सूखे चूने में पानी डाला जाता है तो बिना गर्म किए ही पानी उबलने लगता है और बुझा हुआ चूना बनता है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड हम सॉलिड स्टेज में लाए, जल में हमने डाला लिक्विड स्टेज में, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कंडीशन में, और हमारे ऊष्मा निकल गई बाहर। तो ये ऊष्माक्षेपी क्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। चले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चले, अच्छा बच्चों, श्वसन देखो, हम लोगों में एक ये जैविक प्रोसेस है, हम लोगों में बच्चों जो श्वसन होता है, श्वसन के बारे में तो जानते ही हैं। श्वसन का ये समीकरण होता है जिसमें C6H12O6 को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की सहायता से ब्रेक डाउन तोड़ दिया जाता है 6CO2 + 6H2O में, और प्लस यहाँ पर निकलती है 673 किलो कैलोरी ऊष्मा, जिसकी सहायता से हम 30 या 32 अणु ATP के बना लेते हैं। तो ये आपने बायो में तो पढ़े, बायो की हमने पूरी प्लेलिस्ट तैयार करवाई है। पहले चैप्टर में श्वसन जब हमने पढ़ाया है तो श्वसन के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से ये समीकरण और श्वसन से रिलेटेड जो भी है वो सब हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये श्वसन है, तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है बच्चों। क्यों? क्योंकि इस क्रिया के फलस्वरूप देखो यहाँ पे ऊष्मा निकल रही 673 किलो कैलोरी। अब सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, हमें ये बताइए सर, ये नहीं बताया कि ये इतनी ऊर्जा आई कहाँ से। अभी आपने चूने को पानी के साथ आपने क्रिया कराई, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, तो भैया ये इतनी ऊर्जा कहाँ से आई सर, ये बताइए। ये ऊष्मा बच्चों आती है कि इन अणुओं में, परमाणुओं के मध्य जो रासायनिक बंध बने, केमिकल बॉन्ड बने, तो इन रासायनिक बंधों में ही भंडारित होती है ऊष्मा। जब अक्रिया होती है तो क्या बताया हमने अक्रिया में कि अभिकारक अणुओं के मध्य बने हुए पुराने बंध टूट जाते हैं और नए अणुओं का निर्माण होता है। तो पुराने बंध जो टूटते हैं तो टूटने से उनके अंदर भंडारित होती है ऊष्मा।
तो वही ऊष्मा निकलती है। उसी प्रकार यहाँ समझ ले, ये जो ग्लूकोज का अणु है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड बने हैं इसमें भी ऊर्जा भंडारित है। उसी ऊर्जा को निकाला जाता है जब ऑक्सीजन की सहायता से इन बंधों को तोड़ दिया जाता है। तो जब ये पूरा C6H12O6 टूट जाता है सरल अणुओं में, वो सब बंध टूट जाते हैं, उन बंधों में भंडारित ऊष्मा निकल आती है। तो इसीलिए ये क्रिया जो है ऊष्माक्षेपीय क्रियाएं हो जाती हैं। देखें, हमारे शरीर में भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर टूटता है, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया का बेहतरीन उदाहरण है। तो आपके सामने बच्चों 3 उदाहरण हो गए। एक तो मेथेन की ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया, एक चूने की जल के साथ क्रिया, और एक हमारी श्वसन। ठीक है, ये 3 उदाहरण हो गए ऊष्माक्षेपी अक्रिया के। ठीक है, चलें, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात बाकी ये ऊष्मा कहाँ से आती है उसका हमने आंसर दे दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा बच्चों, अब बच्चों हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं का जस्ट अपोजिट है। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती थी, ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं में ऊष्मा लगेगी। यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिन्हें होने के लिए बाहर से ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी को कैसे याद रखेंगे अभी हम बताएंगे, ध्यान रख लेना। पहले देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सरल शब्दों में ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया को पूरा करने के लिए बाहर से ऊष्मा यानी कि ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऐसी अपक्रियाएं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। इस अपक्रिया में तापमान कम हो जाता है और बर्तन ठंडा महसूस होता है। जस्ट उसके अपोजिट है, जस्ट उसके अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं जिन अपक्रियाओं को पूरा होने के लिए बाहर से ऊर्जा या ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है, तो ऐसी अपक्रियाएं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन अपक्रियाओं के फलस्वरूप जिस पात्र में यह अपक्रिया होगी, बर्तन, परख नली, टेस्ट ट्यूब या बीकर में जिसमें भी होगी XYZ, वो पात्र ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। चलें, अच्छा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस अपक्रियाओं के बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। आई बात समझ में? सरल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चा आसानी से समझ पा रहा होगा। बेहतरीन उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का अपघटन। देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट है यही, ठीक है, चूना है, मतलब इसका अपघटन जब होता है, ठीक है, इसका जब बच्चों अपघटन होता है तो ये CO2 और H2O में इसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, अरे गलत है, रुक जाओ, मिस्टेक हो रही है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों होता है CaCO3, ये चौक का फार्मूला है, स्कूलों में जो खड़िया होती चौक, उसका ये फार्मूला है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, इसको जब हीट किया जाएगा, ठीक है, तो हीट करने पर बच्चों ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में इसका अपघटन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका अपघटन हो जाएगा। इस अक्रिया को हमने अपघटन अक्रिया में भी पढ़ा है, ध्यान है, अपघटन अक्रियाओं जो हमने ऊष्मीय वियोजन पढ़ाया था, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो उसमें हमने ये रिएक्शन बताई थी। तो इसमें देखो हमें गर्म करना पड़ रहा है, बाहर से हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तभी ये क्रिया हो रही है। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं टूटेगा। तो इस अक्रिया को होने के लिए बाहर से ऊर्जा या गर्मी देना अनिवार्य है। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। चूना पत्थर को जब तक तेज आंच या ऊष्मा पर गर्म नहीं किया जाता है तब तक वह टूटता नहीं है। चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतरीन उदाहरण है ये सब। अगला उदाहरण देखें बच्चों, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में अपघटन। सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को चीनी की प्याली में, यहाँ बच्चों चीन लिख गया है, चीन लिख गया है, ठीक है,
चीन की प्याली नहीं, इंडिया की भी प्याली ले सकते हैं, ठीक है। गलती से वहां पे चीन लिख गया है, चीनी की प्याली बता रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ये प्याली लगी हुई है, ठीक है। या आप इसको परख नली में भर लें, नीचे से इसको बर्नर के थ्रू आप इसको गर्म करें, हीट करें, तभी ये क्रिया होगी। तो सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को चीनी के प्याली में रखकर धूप में छोड़ देने पर यह सूर्य की गर्मी यानी कि ऊष्मा सोख कर धूसर ग्रे रंग के सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन दिखा रखी है कि ये है हमारा AgCl। AgCl इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सूर्य की उपस्थिति में रख दें, ठीक है, या जब आप इसको गर्म करें, हीट करें, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में इसका अपघटन हो जाता है, ब्रेकडाउन इसका यहाँ पर हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये भी जो है एक प्रकार की ऊष्मा संश्लेषण क्रिया का क्या हो गया, बेहतरीन उदाहरण हो गया। भाई सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकडाउन कब हो रहा है, जब इसको बाहर से हम गर्मी दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये क्रिया ऊष्मा को बाहर से एब्जॉर्ब कर रही है। जब एब्जॉर्ब करेगी तभी यह क्रिया होगी, अन्यथा यह क्रिया होने वाली नहीं है। चलें अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। ये क्रिया भी बच्चों हम पढ़ चुके हैं अपघटन क्रिया में, जब हमने प्रकाशीय वियोजन पढ़ा था, फोटोलिसिस, तो वही वाली एक क्रिया है, ठीक है, वही वाली क्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो इसलिए ये क्रिया जो है ऊष्मीय मतलब प्रकाशीय अपघटन का भी उदाहरण है, एज वेल एज जो है ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी उदाहरण है। तो देखो एक रिएक्शन आपके दो जगह काम आएगी, आप इसी अपक्रिया को फोटोलिसिस में लिख सकते हैं, इसी अपक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, दोनों के उदाहरण है। अगला उदाहरण देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की क्रिया। बहुत उच्च तापमान पर जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में ऊष्मा सोखकर जुड़ते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। देखो बच्चों ये क्रिया, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जब इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर एक वैक्यूम पर रख के जब है वैक्यूम में रखा जाएगा और हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाएगा तो ये दोनों गैसें आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सिलेंडर है, सिलेंडर में आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को भरिए और इस सिलेंडर को गर्म कीजिए। गर्म करने पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें क्रिया कर जाएंगी और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। आई बात समझ में? तो ये भी एक ऊष्मा शोषी क्रिया का बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। चलें अच्छा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से और प्रॉपर नोट्स अपने बनाते रहें। बोर्ड परीक्षा के लिए आपके जब स्कूल में ही परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, तो उन परीक्षाओं में भी आप इन्हीं सब बातों को लिख सकते हैं टू द पॉइंट, ठीक है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है, ना कम है ना ज्यादा है, बस जितनी जरूरत है उतना है, ठीक। चलें अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर एक बेहतरीन हम जो है डेली यूज का जुड़ा हुआ एक हमने क्वेश्चन लगाया है, इसको आप सभी बच्चे देख लें। यहाँ पर देखो बच्चों ये क्वेश्चन है और ये डेली यूजेस का क्वेश्चन है, ठीक है। हम सब लोगों ने, ये हमारे साथ हो चुका है सभी लोगों के साथ, देखो समझ जाओगे। कह रहे हैं कि सर्दियों में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से भाप क्यों निकलती है, जानते ही ये सभी के साथ हुआ होगा। इसे ऊष्मा क्षेपी क्रिया क्यों माना जाता है? देखो भाई, सर्दियों में जब हम सभी लोग सांस लेते हैं या जब हम ऐसे करके मुंह पे रख के जो है थोड़ी सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे हाथों में भाप इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो श्वसन है, श्वसन हमने क्या बताया, श्वसन एक जो है ऊष्मा क्षेपी क्रिया का उदाहरण है। देखो इसका आंसर, हमारी कोशिकाओं में भोजन ग्लूकोज का दहन होता है जिसे श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। यह एक ऊष्मा क्षेपी क्रिया का उदाहरण है, जैसा कि हमने बताया, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और बहुत सारी ऊष्मा गर्मी पैदा होती है।
बताया तुमने 673 किलो कैलोरी ऊष्मा बनती है। लेकिन सर्दियों के टाइम पर एक काम और होता है कि ऊष्मा तो बनती है, साथ ही साथ इसमें कुछ ऊष्मा का उपयोग जो है गर्मी के रूप में, भाई सर्दियों के दिनों में हमारे शरीर को जो है गर्म रखना पड़ता है, तो जो भोजन हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने के साथ साथ कुछ गर्मी भी बनाई जाती है ताकि हमारा शरीर गर्म रहे। सर्दियों में देखा होगा जो हम खाना खाते हैं और जितना भी खाना खा लें लेकिन बहुत जल्दी पच जाता है। सर्दियों के दिनों में हमें भूख भी ज्यादा लगती है, तो इसका कारण क्या है? क्यों सर्दियों के दिनों में हमें ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए, प्लस हमें जो है अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्मी भी चाहिए। तो जो भोजन हम खा रहे हैं उससे ऊर्जा बनाई जा रही है, एटीपी बनाई जा रही है, और प्लस उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है गर्मी को मतलब बनाने में भी यूज किया जा रहा है, गर्मी जो है बनाई जा रही है। तो इसीलिए वही गर्मी जो है मतलब जो है बाहर निकलती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की गर्म जलवाष्प बाहर निकलती है। सर्दियों में बाहर का तापमान बहुत कम होने के कारण वह गर्म भाप तुरंत संघनित कंडेंस होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जो हमें धुएं या भाप जैसी दिखाई देती है। आई बात समझ में? या बाथरूम में देखा होगा, बाथरूम में जिस समय नहाते हैं गेट लगा के नहा लें तो हमारे शरीर से हीट निकलती है पानी डालने पे, ठीक है। तो भाई जो भाप होती है जब वो बाथरूम के दीवारों पर लगती है तो वो एकदम जो है उसका कंडेंसेशन हो जाता है, वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि हमारे शरीर से जो भाप निकलती है, जो पानी निकलता है, वो पानी होता है गर्म, वो शरीर की गर्मी को लिए होता है। तो वही जब बाहर आके उसको ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो उसका हो जाता है संघनन, और जो भाप होती है वो वापस जो है जल की बूंदों में बदल जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक क्या है बच्चों बेहतरीन कारण है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक जो है लेडी है, ये देखो अपने मुंह से छोड़ रही हैं भाप, ठीक है। सभी के साथ ऐसा जो है हुआ होगा। चले आप अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले हम एक बात यहाँ पे बता देना चाहें कि आज बच्चों हमने दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है ऊष्माक्षेपी और एक पढ़ी है हमने ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अक्रिया ऊष्माशोषी को कैसे ध्यान रखेंगे आप बच्चों? देखो एक ट्रिक बता दें, ऊष्माक्षेपी और एक है ऊष्माशोषी। तो इनको आप बच्चों कैसे ध्यान रख पाओगे कि किसमें ऊष्मा लग रही है किसमें ऊष्मा निकल रही है? तो देखो यहाँ बच्चों ऊष्माशोषी का मतलब होता है अवशोषण, और अवशोषण का मतलब तो समझ ही गए हो, किसी चीज को अवशोषित कर लेना, किसी चीज को अवशोषित कर लेना। जैसे बरसात के दिनों में जो नमक होता है वो सीलने लगता है। क्यों सीलने लगता है? क्योंकि वो वायुमंडलीय नमी को एब्जॉर्ब करता है। आप बरसात के दिनों में बिस्किट के पैकेट को खोल के रख दीजिए तो आधा एक घंटा में बिस्किट जो होंगे वो सील जाएंगे, नमी पकड़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? वायुमंडलीय नमी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक उसी प्रकार से अवशोषण का अर्थ तो आप समझी गए। तो अवशोषण से यहाँ पे शोषी लिया है, इसका मतलब ये है ऊष्माशोषी, यानी कि ऐसी रासायनिक अक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा लगती है, तो ऐसी क्रिया ऊष्माशोषी क्रिया कहलाती हैं। अब आप जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, माइनस का चिन्ह बता रहा है निकल रही है, प्लस का चिन्ह बता रहा है लग रही है, तो ऐसी क्रिया ऊष्माक्षेपी क्रियाएं कहलाती हैं। तो आप ये दोनों ट्रिक फॉलो करें, इन दोनों ट्रिक से आप कभी भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है, कि किसमें ऊर्जा लग रही है और किसमें ऊष्मा निकल रही है। बस आप इन दो बातों को ध्यान रखें। प्रत्येक अक्रिया का हमने 3 उदाहरण बता दिए हैं, बेहतरीन उदाहरण, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने उसके बाद हम एक बात और बता दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलें अच्छा, देखो जिस प्रकार बच्चों हमने जाना कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो अक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, और क्लोरोफिल की सहायता से अक्रिया होती है जिसमें C6
H12O6 और 6 जो है O2 बनते हैं अणु। तो ये क्रिया बच्चों मालूम है किसका उदाहरण है, बताओ मैं, ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, बता सकते हो? सोच के बताओ जरा, अभी हम थोड़ा समय दे रहे हैं कि ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है। तो ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण हो गई, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी? तो पता लग गया होगा ऊष्माशोषी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। सूर्य का प्रकाश लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सूर्य का प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, ऊष्मा ही तो देता है। और पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही यह क्रिया कर पाते हैं, उपस्थिति में तो करते नहीं। रात में क्यों नहीं होती? रात में हो जाए, क्यों नहीं होती? रात में ऊर्जा मिलती नहीं, तो इसीलिए क्रिया रात में नहीं होती, दिन में होती। तो ये उदाहरण भी आप अपना ऊष्माशोषी क्रिया वाले नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं कि पेड़ पौधों में होने वाली फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी एक ऊष्माशोषी क्रिया का बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक। चलिए, अच्छा, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेक्चर क्लास अच्छा लगा हो तो बाद बाकी आपको क्या करना है आप जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो डाउट हमसे क्लियर करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। नोट्स जरूर बनाते रहें और प्रॉपर रिवीजन करते रहें। हफ्ते में 1 या 2 बार, वीकली, संडे टू संडे, ठीक है, या 15 दिन में 1 बार अपना कोई टाइम फिक्स कर लें। पढ़ी हुई चीज़ों को अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो समय के साथ उन चीज़ों को भूल जाएंगे, तो समय के साथ चीज़ें धूमिल हो जाएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए। हमारे पढ़ाने का अंदाज और तरीका तो आप तो जानते ही हैं। हमारा सीधा पर्पस बच्चों को रटाना नहीं है, ठीक है, याद नहीं करवाना है, क्योंकि स्कूलों में आज के समय में यही होता है, ज्यादातर स्कूलों में समझाने पे ज्यादा बच्चों के सिलेबस को पूरा कराने पे और उनको रटाने पर फोकस किया जाता है। सिलेबस पूरा करा दिया जाए और क्लास में बच्चों से याद करवा लिया जाए, उसमें से 6-7 बच्चे जितने भी हैं सुना दें, उनने का हमारा काम पूरा हो गया। जिन्होंने सुना दिया उनको बैठाल दिया, जिन्होंने नहीं सुनाया उनके 2-4 डंडे लगा दिए, तो ये गलत है, ठीक है। चीज़ों को इस तरीके से पढ़ें, समझें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना है, पढ़ाई को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाना है। मेन पर्पस ये होना चाहिए हर एक स्टूडेंट का। पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ो कि पढ़ाई भी कहे कि पढ़ने वाला हमें किस तरीके से, किस अंदाज में पढ़ रहा है, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। अगली क्लास में हम फिर इसी क्लास को, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर अभी जो रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप रह गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।